स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में अब हम एक नया सीरीज़ लेकर आए हैं, वो है 66वीं बीपीएससी के लिए सदाबहार टेस्ट। ठीक है, तो ये सदाबहार टेस्ट नंबर 1 है और इसमें बिहार दरोगा बीपीएससी के लिए सामान्य रूप से ये सेट उपयोगी है। और जो भी मैं ये सेट करवा रहा हूँ इससे बीपीएससी के एग्ज़ाम में 27 दिसंबर को जो 66वीं बीपीएससी का पीटी होने वाला है उससे ये क्वेश्चन पूछता है, इससे आएगा तो आएगा। ठीक है, और जो भी मैंने अभी तक अपने टेलीग्राम चैनल पे और जो यूट्यूब चैनल पे मैं टेस्ट सीरीज़ का करीब 40 से प्लस करवा चुका हूँ, तो उससे आपका भी बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो कृपया करके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे जाइए और कन्फ्यूज़न 9.2.11 सर्च कीजिए और ख़ुद से ज्वाइन हो जाइए। और वैसे मैं आपको सारा लिंक वगैरह जो भी है वीडियो का, जो भी टेस्ट सीरीज़ का, उसका लिंक, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं 66वीं बीपीएससी पीटी के लिए सदाबहार टेस्ट नंबर 1। इसे हम लोग कुछ थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करके यहाँ पे हम लोग चलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा स्थान इंगित करता है कि हड़प्पा समुद्र से जुड़ा था। तो पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, लोथल। लोथल गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है और लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज रंगनाथ राव ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए दूसरा नंबर। दूसरा बोल रहा है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद में। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के चौथे मंडल में मिलता है और इसके सृष्टिकर्ता विश्वामित्र थे। ठीक है, और यह सूर्य देवता को समर्पित है। इसकी रचना विश्वामित्र ने शूद्रों को आर्य बनाने के लिए की थी। नेक्स्ट आइए तीसरा नंबर। तीसरा बोल रहा है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रचारक कौन था। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भद्रबाहु। तो भद्रबाहु कृत जैन कल्पसूत्र से पता चलता है कि महावीर के 20 वर्षों बाद सुधर्मन की मृत्यु तथा उसके बाद 44 वर्षों तक जम्बू संघ के अध्यक्ष रहा। अंतिम नंद राजा के समय सम्मुत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे और चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके फलस्वरूप भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन आचार्य भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण कर ली थी और उसके साथ वह अपने जीवन के उत्तर काल में राज्य त्याग कर दक्षिण में तपस्या करने चला गया था। नेक्स्ट आइए चौथा नंबर। चौथा बोल रहा है यवन राजपूत डिमेकस किस शासक के दरबार में आया था। तो चौथा का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, बिंदुसार के दरबार में। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यवन राजदूत मेगास्थनीज भारत आया था और अशोक के दरबार में यवन राजदूत डायनीसियस भारत आया था। तो ये सब इंपॉर्टेंट इसका तथ्य है। नेक्स्ट आइए पांचवा नंबर में। पांचवा बोल रहा है कि तृतीय संगम का अध्यक्ष कौन था। तो पांचवा का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, नक्कीरर। तृतीय संगम का अध्यक्ष नक्कीरर थे। संरक्षक पांड्य शासक थे। स्थल उत्तरी मदुरा था। ठीक है, और प्रथम संगम का अध्यक्ष था अगस्त्य ऋषि थे और संरक्षक पांड्य शासक थे और स्थल मदुरा था। और द्वितीय संगम के अध्यक्ष तोलकप्पियर, ठीक है, संस्थापक अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि थे और संरक्षक पांड्य शासक थे और इसका स्थल कपाटपुरम अलैव था। नेक्स्ट आइए छठा नंबर में। छठा नंबर बोल रहा है कि इसके काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। तो छठा का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी के समय। ठीक है, नेक्स्ट आइए सातवां नंबर। सातवां बोल रहा है कि कृष्णदेवराय किस राजवंश से संबंधित थे। तो सातवां का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, तुल्लु वंश से। और इनका कार्यकाल था 1509 से 1529 ईस्वी तक। और तुल्लु वंश के संस्थापक कौन थे। तो तुल्लु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह का छोटा भाई था। वीर नरसिंह की मृत्यु 1509 ईस्वी के बाद कृष्णदेवराय गद्दी पर बैठा
और उसका शासनकाल विजयनगर साम्राज्य का श्रेष्ठतम युग था। नेक्स्ट आइए 8वां नंबर। 8वां बोल रहा है कि बीजक किसके द्वारा लिखा गया था। तो 8वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कबीरदास। और कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रकाशित किया गया है। ठीक है, और यही क्वेश्चन आपका ईएसआई में, बिहार ईएसआई में पूछा गया था। नेक्स्ट आइए 9 नंबर। 9 बोला कि राज्याभिषेक के समय अकबर की उम्र क्या थी। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13 वर्ष 6 माह। इस तरह से एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। नेक्स्ट आइए 10 नंबर में। 10 बोला कि जब नादिर शाह भारत पर आक्रमण किया उस समय मुगल सम्राट कौन था। तो 10वां का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद शाह। और नादिर शाह का भारत पर आक्रमण फरवरी 1739 ईस्वी में हुआ। उस समय शासक मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह का मूल नाम रोशन अख्तर था और वह सैयद बंधुओं की कृपा से 1719 ईस्वी में मुगल सम्राट बना था और 1748 ईस्वी तक इसने शासन किया था। दोस्तों ये जो मैं सेट करवा रहा हूँ, मैं पूरा इसमें कोशिश किया हूँ कि सारा सेट का जो भी क्वेश्चन है वो सारा सही हो। अगर आप लोग को कोई गलत क्वेश्चन रहता है तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो भी मैं इसमें क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ उसमें कौन सा आपको आंसर गलत मिला है। और गलत जो मिला है उसका ज़रूर आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट आइए 11 नंबर। 11 बोल रहा है कि डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया। तो 11 का यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है देख लेते हैं। हाँ, तो 11 का जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से यहाँ बी हो जाएगा, सतारा। ठीक है, और डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में सतारा राज्य का विलय किया गया। यहाँ के राजा अप्पा साहेब के कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने अपनी मृत्यु के पहले कंपनी की बिना अनुमति के एक दत्तक पुत्र को अपना लिया था, जिसे ब्रिटिश कंपनी ने अस्वीकार कर दिया और डलहौजी ने इसे आश्रित राज्य घोषित करके ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट आइए 12 नंबर। 12 बोल रहा है कि 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में क्यों मिलाया। ठीक है, तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुशासन के आरोप लगाकर इसे डलहौजी ने अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट आइए 13 नंबर। 13 बोल रहा है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की 1932 ईस्वी में स्थापना किसने की थी। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने की थी। तो यहाँ पे महात्मा गांधी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट आइए 14 नंबर। 14 बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था। तो 14 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉर्ज यूले। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने किया था, जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। और 1789 ईस्वी में बम्बई कांग्रेस की अध्यक्षता सर विलियम वेडरबर्न ने किया था। विलियम वेडरबर्न ने 1910 ईस्वी के इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया। 1894 ईस्वी में मद्रास कांग्रेस की अध्यक्षता अल्फ्रेड वेब ने किया था और 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था और वह प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट आइए 15 नंबर। 15 बोल रहा है निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ व्यवहार करने का सर्वोत्तम तरीका है। तो 15 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन में जनता की भागीदारी को महत्व देते हुए गांधी जी की सराहना की, लेकिन उनके रूढ़िवादी विचारों की आलोचना की। उन्होंने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि विदेशी वस्त्रों को बर्बादी ही उनके साथ व्यवहार करने का सर्वोत्तम तरीका है। नेक्स्ट आइए 16 नंबर। 16 बोरा निम्न में से कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई। तो 16 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइमन कमीशन का आगमन। तो सर्वप्रथम साइमन कमीशन का आगमन 3 फरवरी 1928 ईस्वी में बंबई में हुआ था।
जबकि साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 ईस्वी में हुई थी। और गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी के लिए पद यात्रा आरंभ की तथा 24 दिनों में 240 किलोमीटर की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून तोड़ा। और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी। तो इस तरह से सी जो है वो सर्वप्रथम घटित हुआ था। नेक्स्ट आइए 17 नंबर। 17 बोरा कि सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो 17 का ये बहुत लोग को पता होगा, ऑप्शन ए अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। और ये रेड शर्ट के नाम से ये भी एक संगठन बनाए थे। नेक्स्ट आइए 18 नंबर। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता से कब त्यागपत्र दे दिया था? तो 18 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सितंबर 1934 ईस्वी में, क्योंकि कांग्रेस के अंदर कई लोग गांधी जी की नीतियों से सहमत नहीं थे और गांधी जी ने कांग्रेस के 1924 ईस्वी में एकमात्र बेलगांव जो कि कर्नाटक में है उसकी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 19 नंबर आइए। 19 बोरा कि क्रिप्स मिशन भारत आया? तो 19 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्च 1942 को, यानी कि क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 ईस्वी को भारत आया, जिसकी मुख्य शर्तें थी युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाना, युद्ध के बाद संविधान निर्माता परिषद की गठन करना, और इस तरह से बहुत से प्रस्ताव थे। और 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्तावों को वापस ले लिया गया। नेक्स्ट आइए 20 नंबर। 20 बोल रहा है कि 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेबी कृपलानी को। तो 23 नवंबर 1946 ईस्वी में मेरठ में कांग्रेस का 55वां सम्मेलन हुआ था, जिसमें जेपी कृपलानी को 1947 ईस्वी के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट आइए 21 नंबर। 21 बोला कि राज्यों का एकीकरण किया था? तो 21 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार पटेल। 27 जून 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अस्थायी राष्ट्रीय सरकार में नवगठित रियासत विभाग का कार्यभार संभाला। उनके सचिव वीपी मेनन बनाए गए और पटेल के प्रयासों से 562 देशी रियासतों के विलय का कार्य पूरा कर लिया गया, इसलिए पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट आइए 22 नंबर में। 22 बोल रहा है कि टॉमस मुनरो किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंध था? तो 22 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, रैयतवाड़ी। टॉमस मुनरो जो मद्रास के 1820 ईस्वी से 1827 ईस्वी तक गवर्नर रहे, उन्होंने कुल उपज का तीसरा भाग भूमि कर का आधार मानकर रैयतवाड़ी पद्धति को अस्थायी भूमि व्यवस्था के प्रदेशों को छोड़कर शेष समस्त प्रांतों में लागू कर दिया। मुनरो को भूमि कर व्यवस्था लगभग 30 वर्षों तक चलती रही। नेक्स्ट आइए 23 नंबर में। 23 बोल रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की थी? तो 23 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद 1897 ईस्वी में कोलकाता के बेलूर घाट में किया था और रामकृष्ण मिशन समाज सुधार और सेवा में देश की अग्रणियों में से एक है। नेक्स्ट आइए 24 नंबर। 24 बोल रहा है कि किसने बांग्ला में संवाद कौमुदी और फारसी में मिरातुल अखबार प्रारंभ किया? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट आइए 25 नंबर में। 25 बोरा की अस्थाई बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया? तो 25 का सही हो जाएगा इसका 25 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 1793 में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्ष के लिए 1790 ईस्वी में लागू की गई थी, जो 22 मार्च 1793 ईस्वी की अस्थाई बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट के रूप में स्थापित कर दिया गया। नेक्स्ट आइए 26 नंबर। श्री मुरली मनोहर प्रसाद संपादक थे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्चलाइट पत्रिका के ये मुरली मनोहर प्रसाद संपादक थे। नेक्स्ट आइए अब 27 में।
27 बोल रहा है कि बिहारी छात्र सम्मेलन का 24वां सम्मेलन 17 से 18 अक्टूबर 1931 ईस्वी को कहाँ हुआ। तो 27 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरा में। ठीक है, तो बिहार छात्र सम्मेलन का 24वां सम्मेलन 17-18 अक्टूबर 1931 को आरा में हुआ और मुंशी ईश्वर शरण की अनुपस्थिति में इसका अध्यक्षीय भाषण एस मलानी ने पढ़कर सुनाया था। नेक्स्ट आइए 28 नंबर। 28 बोल रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के सचिव थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन बी, कृष्ण सिंह। ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा के सचिव कृष्ण सिंह थे, जबकि प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे और इसकी स्थापना नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर मेला के अवसर पर हुआ था। नेक्स्ट आइए 29 नंबर। 29 बोल रहा है कि 1937 के चुनावों के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनाने वाली कौन सी सरकार है। तो 29 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद यूनुस। और राज्यपाल ने कांग्रेस के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का न्योता दिया था, किंतु कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। तत्पश्चात मोहम्मद यूनुस मुस्लिमों के इंडिपेंडेंट पार्टी चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य थे, इसलिए वे बिहार के प्रधानमंत्री यानी कि मुख्यमंत्री बने। इस प्रकार बिहार में सर्वप्रथम 1937 ईस्वी में निर्वाचित लोकप्रिय सरकार बनी थी। नेक्स्ट आइए 30 नंबर। 30 बोल रहा है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 1938 ईस्वी में सम्मेलन कहाँ हुआ। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना में। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 ईस्वी को पटना में हुआ था। नेक्स्ट आइए 31 नंबर में। 31 बोल रहा है कि बिहार में किसने एक श्रमिक संघ स्थापित किया था। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अब्दुल बारी। नेक्स्ट आइए 32 नंबर में। 32 बोल रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी। तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। और इनमें कौन कौन से थे। तो उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवी पद चौधरी, राम गोविंद सिंह और राजेंद्र सिंह। ये सब विद्यार्थी, 7 विद्यार्थी का नाम है। नेक्स्ट आइए 33 नंबर में। 33 बोल रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सा अखबार का प्रकाशन आरंभ किया था। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना न्यूज़। नेक्स्ट आइए 34 नंबर में। 34 बोल रहा है कि श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का क्या नाम था। तो 34 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीमती राम प्यारी देवी। नेक्स्ट आइए 35 नंबर में। 35 बोल रहा है कि भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किया गया था। तो किसके नेतृत्व में किया गया था। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सियाराम सिंह के नेतृत्व में। नेक्स्ट आइए 36 नंबर। 36 बोल रहा है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यसभा में। लेकिन राष्ट्रपति के लिए जो पद से हटाने का प्रस्ताव होता है वो संसद के किसी भी सदन में यानी कि राज्यसभा या लोकसभा, इन दोनों में से किसी भी एक सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, वो राष्ट्रपति के लिए। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए केवल राज्यसभा में ही प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा उसे हटाने के लिए। नेक्स्ट आइए 37 नंबर में। 37 बोल रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विधायिका। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट 38 नंबर में आइए। 38 नंबर बोल रहा है कि भारत के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजीव गांधी। सॉरी, 38 का यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। तो आप लोग इसे उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के समय आरंभ किया गया था और उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। तो यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक है, उदारीकरण, निजीकरण,
घोषणा की गई। तो ये यहाँ पे कौन प्रधानमंत्री, यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होगा, मनमोहन सिंह होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 38 का जो है वो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे सुधार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 39 नंबर। 39 बोल रहा है कि भारत सरकार का सर्वोच्च अधिकारी कौन है। तो 39 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, मंत्रिमंडल सचिव। भारत सरकार का सर्वोच्च अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव या उसे कैबिनेट सचिव बोला जाता है, यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरी बोला जाता है। और वह मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रमुख होता है और वह वरिष्ठतम लोक सेवक देश का होता है। नेक्स्ट आइए 40 नंबर। 40 बोल रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर है। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1971 की जनगणना के आधार पर। नेक्स्ट आइए 41 नंबर 41 नंबर। 41 बोल रहा है कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट आइए 42 नंबर। 42 बोल रहा है यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है। तो 42 का सही इसका तो 42 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी सरकार को कोई जरूरी नहीं है कि त्यागपत्र देना पड़े। नेक्स्ट आइए 43 में। 43 बोल रहा है कि भारतीय संसद बनती है। तो भारतीय संसद यहाँ पे आपका हो जाएगा 43 का ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, जो कि ऑप्शन में कोई नहीं दिया गया है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आइए 44 नंबर। 44 बोल रहा है कि सूचना का अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो 44 का यहाँ पे ई हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम को संसद द्वारा पारित, लोकसभा द्वारा 11 मई 2005 को तथा राज्यसभा द्वारा 12 मई 2005 को पारित होने के पश्चात 12 अक्टूबर 2005 को यह पूर्णतः लागू हो गई। यह एक विधिक अधिकार है। तो यहाँ पे ये गलत है, और यह एक विधिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) क के भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में माना है। तो पहला देखिए, पहला यह एक विधिक अधिकार है, ये तो सही है, और यह एक सामाजिक अधिकार नहीं है। ठीक है, और यह एक संवैधानिक भी अधिकार आपका है, क्योंकि मूल अधिकार इसे माना गया है। तो यह आपका संवैधानिक अधिकार है, तो 1 से 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 45 नंबर। 45 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। और इसमें 30 सदस्य होते हैं जो कि केवल लोकसभा से निर्वाचित होते हैं, और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट आइए 46 नंबर में। 46 बोल रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो 46 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय संविधान के द्वारा, अनुच्छेद 124 के तहत। ठीक है, और नेक्स्ट आइए 47 नंबर में। 47 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो 47 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यह मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। तो 47 का यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, और मिस्टेक इसलिए है क्योंकि देखिए 47 का जो पूरा एक्सप्लेनेशन होता, क्वेश्चन जो होता, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 132 से 136 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार तथा अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार का वर्णन है। तो यहाँ पे आपका जो लिखा गया वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 48 नंबर में। 48 बोल रहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कार्यान्वयन केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के अधीन है। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन ये है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, और यह स्कीम या योजना बिहार के खगड़िया जिला के बेलदौर प्रखंड के तोलिहार गांव से आरंभ किया गया। यह योजना 26 मार्च को आरंभ किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए 49 नंबर में।
49 में बोल रहा है कि बचतों को बढ़ावा देने के लिए एक नई फ्लोरिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड टैक्सेबल योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2020 में की गई। यह योजना के तहत देय ब्याज की दर निम्नलिखित में से किससे संबंधित की गई है, किससे संबंध की गई है? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय बचत पत्र। नेक्स्ट आइए 50 नंबर। 50 बोल रहा है कि भारत में कुल विदेशी ऋण में सर्वाधिक भाग निम्नलिखित में से किसका है? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विदेशी वाणिज्यिक उधारियों का। और कुल विदेशी ऋण लगभग 2019-20 में भारत पर कुल विदेशी ऋण लगभग 558 अरब डॉलर का था और भारत पर कुल विदेशी ऋण जीडीपी का 20% है। नेक्स्ट आइए 51 नंबर। 51 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी में 12 लाख करोड़ रुपए के एम कैम्प का बिंदु पहली बार जुलाई 2020 में पार किया? तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 12 लाख करोड़ के कैप का बिंदु पहली बार जुलाई 2020 में पार किया गया था, जो कि ऑप्शन में कोई नहीं दिया गया है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए ये था। 52 नंबर आइए। 52 बोल रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत वर्ष 2025 तक जीडीपी का कितने प्रतिशत जन स्वास्थ्य पर खर्च करने का सरकार का लक्ष्य है? तो 52 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, 2.5%। नेक्स्ट आइए 53 में। 53 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय उद्यमी को वर्ष 2020 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने जुलाई 2020 में प्रदान किया? तो 53 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, एन चंद्रशेखरन, जो कि टाटा सन्स के ये भारतीय उद्यमी थे। नेक्स्ट आइए 54 नंबर। 54 बोल रहा है कि अंतरिक्ष में मानव भेजे जाने वाली निजी क्षेत्र की पहली कंपनी कौन सी है? तो 54 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेस एक्स। और ये बिजनेसमैन एलन मस्क की एक कंपनी है, ठीक है। स्पेस एक्स जो है वो बिजनेसमैन एलन मस्क की कंपनी है। नेक्स्ट आइए 55 नंबर में। 55 बोल रहा है कि सांख्यिकी के क्षेत्र में जीवन पर्यंत योगदान के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा स्थापित पहला राष्ट्रीय पुरस्कार 29 जून 2020 को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर किसे प्रदान किया गया था? तो 55 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर सी रंगराजन को। और ये जो पुरस्कार है सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो 29 जून को मनाया जाता है, यह पुरस्कार महान सांख्यिकी विशेषज्ञ पीसी महानबोलिस के जन्म दिवस 29 जून को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट आइए 56 नंबर में। 56 बोल रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष 2020-21 कब प्रारंभ हुआ? तो 56 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 जुलाई 2020। और भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई 2020 से आरंभ हुआ। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुई थी और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और आरबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। और हिल्टन यंग आयोग पहला आयोग था जिसने केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की संस्तुति की थी, ठीक है। तो ये सब इसका इंपॉर्टेंट तथ्य हो गया। नेक्स्ट आइए 57 में। 57 बोल रहा है कि किस राज्य सरकार ने जैविक खाद के उत्पादन हेतु गोबर न्याय योजना आरंभ किया? तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में गोबर से वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए एक नई गोबर न्याय योजना की घोषणा जुलाई 2020 में की गई थी। और इस योजना के तहत राज्य सरकार पशुपालकों से ₹2 प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदेगी, जिसका इस्तेमाल वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करने में किया जाएगा। नेक्स्ट आइए 58 नंबर। 58 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष हिमालय के तराई में है? तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिनकोना। सिनकोना हिमालय की तराई में उगने वाले वृक्ष हैं और देवदार वृक्ष हिमालय के उच्च क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। सागौन वृक्ष मध्य भारत में प्राप्त होते हैं और सुंदरी वृक्ष सुंदरवन क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आइए 59 में।
59 बोल रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना में कौन सा राज्य लाभान्वित होने वाला नहीं है। तो 59 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। ये जो है लाभान्वित नहीं होगा। नेक्स्ट आइए 60 नंबर में। 60 बोल रहा है कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या है। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20। नेक्स्ट आइए 61 नंबर में। 61 बोल रहा है कि नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वे किस देश से हैं। तो 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। नॉर्मन बोरलॉग का जन्म 25 मार्च 1914 ईस्वी को अमेरिका के आइओवा राज्य में हुआ था और नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक थे, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक एम स्वामीनाथन थे। भारत में हरित क्रांति का आरंभ 1966-67 ईस्वी में हुआ, जिससे उच्च उत्पादक बीजों का प्रयोग करके गेहूं के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। इस प्रकार हरित क्रांति से भारत में गेहूं के उत्पादन में उत्पादकता में वृद्धि हुई। नेक्स्ट आइए 62 नंबर। 62 बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद फिर गुजरात आता है, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आइए 63 में। 63 बोल रहा है कि रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है। तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आग्नेय एवं तलहट्टी। नेक्स्ट आइए 64 में। 64 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में है। तो 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालिमा। तो कालिमा ज्वालामुखी मैक्सिको में है और माउंट किनाबालू ज्वालामुखी मलेशिया में, माउंट रैनियर ज्वालामुखी अमेरिका में और कोटोपैक्सी ज्वालामुखी हेक्डोर में स्थित है। नेक्स्ट आइए 65 नंबर। सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है। तो 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापानी। और सुनामी शब्द जापानी भाषा से संबंधित है। सु का अर्थ होता है बंदरगाह तथा नामी का अर्थ तरंग होता है। सुनामी भूकंप के फलस्वरूप समुद्र क्षेत्र को भारी हानि पहुंचता है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर स्थित इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में सुनामी आया था और 11 मार्च 2011 को जापान में आए भीषण भूकंप के फलस्वरूप आए सुनामी से जापान में फुकुशिमा शहर में काफ़ी क्षति हुई थी। नेक्स्ट आइए 66 नंबर। 66 बोल रहा है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो 66 का सही हो जाएगा एंडीज। विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर स्थित है। नेक्स्ट आइए 67। 67 बोल रहा है मृतक घाटी मानी जाती है। तो 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अत्यधिक उष्णता के कारण। और अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में मृतक घाटी स्थित है। गर्मी के मौसम में यहाँ का तापमान 54 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। यह अमेरिका का सबसे गर्म और शुष्कतम घाटी है। मृतक घाटी रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। सिलिकॉन वैली अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में स्थित है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर कंप्यूटर चिप का उत्पादन किया जाता है। 68 आइए, कौन सी घास का मैदान ब्राज़ील में है। तो ऑप्शन में जो दिया गया है उसके हिसाब से ऑप्शन ए होगा कैंपस। कैंपस जो है ब्राज़ील में है, जबकि सवाना आपका पूर्वी अफ्रीका जैसे कि कान्या और तंजानिया में, वहीं लानोस जो है वो दक्षिण अमेरिका जैसे कि वेनेजुएला में है और सिल्वास जो है वो अमेजन बेसिन में स्थित है। नेक्स्ट आइए 69 में। 69 बोल रहा है कि बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं। तो 69 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, कछारी मिट्टी से। और कछारी मिट्टी को ही हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए 70 में। 70 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है। तो 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौसा। और चौसा का एक युद्ध जो है प्रसिद्ध है। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी को शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा और शेर शाह की उपाधि इसी युद्ध के बाद शेर शाह की उपाधि धारण की। चौसा में थर्मल पावर का निर्माण भी हो रहा है। नेक्स्ट आइए 71 नंबर। 71 बोल रहा है कि बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, नवादा।
नेक्स्ट आइए 72 नंबर। 72 बोल रहा है बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं। तो 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंडक, कमला और बागमती। नेक्स्ट आइए 73 नंबर। बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 73 का ऑप्शन सी सोन नहर। ठीक है। नेक्स्ट आइए 74 नंबर। 74 बोल रहा है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो 74 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कोरोना। ये वो कोरोना 19 वाला वायरस वाला नहीं है, ये कोरोना उसका जो है साइड से जो रोशनी निकलता है सूर्य ग्रहण के समय उसे बोलते हैं कोरोना। नेक्स्ट आइए 75 नंबर में। 75 बोल रहा है कि न्यूनतम संभव ताप है। 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आइए 76 नंबर में। 76 बोल रहा है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चुंबकीय प्रेरण। और विद्युत चुंबकीय तरंगों में गामा किरणों की आवृत्ति अधिकतम होती है। और 76 का जो है और ट्रांसफार्मर जो होता है वो चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित होता है। 77 आइए। 77 बोल रहा है कि ऊर्जा का क्षय होता है। तो 77 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए दिष्ट धारा में, यानी कि डायरेक्ट करंट में इसका क्षय होता है। और प्रत्यावर्ती को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। 78 आइए। 78 बोल रहा है कि निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। तो 78 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी गामा किरण में। और जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। 79 आइए। फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए। तो फ्यूज का जो पदार्थ होना चाहिए उसका निम्न गलनांक होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका सही है। 80 नंबर आइए। 80 बोल रहा है थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। तो 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लूटोनियम का जो है थोरियम का नाभिक को प्लूटोनियम में बदला जा सकता है। नेक्स्ट आइए 81 शुद्ध जल है। तो शुद्ध जल जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा उदासीन होता है, जिसका पीएच मान 7 होता है और वर्षा के जल को शुद्ध जल माना जाता है। नेक्स्ट आइए 82 आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक का कारण होता है। तो 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्ट्रोंशियम। नेक्स्ट आइए 83 में। 83 बोल रहा है कि यूरिया में नाइट्रोजन होती है। तो 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 47%। नेक्स्ट आइए 84 नंबर। 84 बोल रहा है कि कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है। तो 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ओजोन और इसका फॉर्मूला होता है O3। नेक्स्ट आइए 85 में। 85 बोल रहा है कि पीला फास्फोरस को रखा जाता है। तो 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जल में। नेक्स्ट आइए 86 खाना पकाने में सर्वाधिक नष्ट होता है। तो 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन। नेक्स्ट आइए 87 में। 87 बोल रहा है कि निम्न में से कौन अस्थायी तत्व है। तो 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीसा जो है वो उपयुक्त एग्जाम्पल में से सबसे अस्थायी है तत्व है। 88 आइए समुद्र जल से नमक किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। तो 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाष्पीकरण के द्वारा। नेक्स्ट आइए 89 में संश्लेषित रेशा होता है। तो 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेयॉन। ठीक है, ये सब संश्लेषित यानी कि आर्टिफिशियल रेशा है और बाकी रेशम सेल्यूलोज और ऊन जो है वो प्राकृतिक रेशा होते हैं। नेक्स्ट आइए 90 नंबर। टेफ्लॉन किसका बहुलक है। तो 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेट्राफ्लोरोएथीन का ये बहुलक है। नेक्स्ट आइए 91 नंबर। E=mc² का प्रतिपादन किया था। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आइंस्टीन ने। नेक्स्ट आइए फोटोग्राफी कैमरे का अदृश्यक लेंस होता है। तो 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल लेंस। नेक्स्ट आइए 93 बोल रहा है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का। और अगर साउंड का पूछेगा, ध्वनि का, तो वो अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। नेक्स्ट आइए 94, फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है। तो 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दायां अलिंद। नेक्स्ट आइए 95 नंबर, 95 बोला कि न्यूक्लियस की खोज की है। तो 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रॉबर्ट ब्राउन ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट रखिएगा। नेक्स्ट आइए 96 नंबर, 96 बोला कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ। नेक्स्ट आइए 97 नंबर में, 97 बोला कि श्वसन दर सबसे कम होती है। तो 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निद्र में खराटा भरते समय। नेक्स्ट आइए 98 नंबर, 98 बोरा स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरिया। नेक्स्ट आइए 99 नंबर, 99 बोल रहा है कि लड़का पैदा होगा। तो लड़का पैदा किससे होगा। तो 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्स वाई गुणसूत्र से। और अगर एक्स एक्स रहेगा तो इससे महिला पैदा लेती है। ठीक है। नेक्स्ट आइए 99 नंबर, तो 99 हो गया। 100 में आइए, 100 बोरा कि कौन सा खनिज लवण मानव शरीर में बहुतायत में पाया जाता है। तो 100 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम। नेक्स्ट आइए 101 नंबर, रक्त का कब्रगाह किसे कहा जाता है। तो 101 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लीहा। प्लीहा को रक्त का कब्रगाह भी कहा जाता है। 102 नंबर आइए, 102 बोला कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि होती है। तो 102 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट आइए 103 नंबर में, 103 बोल रहा है कि आपातकालीन ग्रंथि है। तो 103 का सही हो जाएगा, आपातकालीन ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि होता है। और इसे एक और नाम से मारो और भागो, कुछ ऐसा इसे नाम से जाना जाता है। 104 आइए, 104 में बोला कि जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीय की औसत उम्र होगी। तो 104 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 वर्ष। नेक्स्ट आइए 105 में, 105 बोला कि नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में वरिष्ठ नागरिकों 60 वर्ष के ऊपर की संख्या का प्रतिशत निम्नतम है। तो 105 का जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। नेक्स्ट आइए 106 नंबर, 106 बोल रहा है कि 126 मीटर। अब यहाँ पे दोस्तों 10 क्वेश्चन बीपीएससी में मैथ पूछता है। तो यहाँ पे हम मैथ्स का जो 10 क्वेश्चन है उसका डायरेक्ट आंसर बताते जा रहे हैं और आप लोग खुद से एक बार सॉल्व करने का इसे प्रयास कीजिएगा। तो 106 का यहाँ पे जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 सेकेंड उत्तर 12 चाल की जाए मिलने वाले समय कितने समय के बाद, तो वो 12 सेकेंड उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए 107 नंबर में, 107 का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4% की कमी, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। ठीक है। 108 में आइए, अब 108 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5814। नेक्स्ट आइए 109 नंबर में, 109 का जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 21,000। नेक्स्ट आइए 110 नंबर, 110 का जो आंसर है 100 का जो है 109 यहाँ पे गलती कर दिया है, 109 है ना। तो देखिए 109 के बाद यहाँ पे 110 होता। ठीक है। तो इसे आप लोग 110 कर दीजिएगा। ठीक। तो 110 का जो मैथ्स है, ठीक है, 110 का जो मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 3.5 मीटर। 111 आइए, 111 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 17 मीटर। 112 आइए, 112 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी,
7.5 दिन। नेक्स्ट यानी कि 7 पूर्णांक 1/2 दिन, ठीक है। नेक्स्ट आइए 113 में। 113 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 घंटा। 113 का यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक है, पूछ रहा है क्वेश्चन, भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा। तो छेद भरी टंकी को 40 घंटे में खाली कर देगा। तो यहाँ पे इसका 15 नहीं होगा, 40 घंटा। यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, इसे आप लोग सुधार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 114 नंबर। 114 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8%। नेक्स्ट आइए 115 नंबर। 115 में सीरीज है और इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए +5 -10 +15 -20, ठीक है। ऐसे चल रहा है +10 +5 -10 +15 -20, ठीक है। तो ऐसे करके ये सीरीज चल रहा है। तो इसका 119 आंसर होगा, सॉरी 115 का ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका सही आंसर होगा 119, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन मार्क है उसमें 119 आएगा। चलिए अब फिर से आ गए हैं जीके पे। तो जीके में हम देखते हैं 116 नंबर। 116 बोल रहा है कि नीति आयोग ने पहला नवाचार सूचकांक अक्टूबर 2019 में जारी किया गया। इसमें बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 16। और नीति आयोग ने 17 अक्टूबर 2019 को पहला नवाचार सूचकांक जारी किया और बिहार 7.99 स्कोर के साथ 16वें स्थान पर था, जबकि कर्नाटक ने प्रमुख राज्यों में पहला स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट आइए 117 नंबर। 117 बोल रहा है कि बिहार राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष कौन बने हैं। तो 117 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्यानंद विकल, और ये जदयू के वरिष्ठ नेता विद्यानंद विकल हैं। नेक्स्ट आइए 118 नंबर। 118 में बोल रहा है कि बिहार के किस शहर को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सिल्वर अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। तो 118 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सहरसा को, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 119 नंबर। 119 बोल रहा है कि गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में बिहार ने कुल कितने पदक जीते। तो इसमें हो जाएगा 119 का ऑप्शन ए 9 पदक। और बिहार में कुल 9 पदक में से 5 पदक लॉन बॉल्स में जीते, जबकि महाराष्ट्र ने सर्वाधिक पदक 78 स्वर्ण 77 रजत और 101 कांस्य पदक सहित कुल 256 पदक जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। तो शीर्ष अगर पूछेगा तो वो महाराष्ट्र हो जाएगा। 120 में आइए 120 बोल रहा है कि बिहार के किस पूर्व IAS अधिकारी को प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो 120 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमरजीत सिन्हा को, और ये 1983 बैच के IAS ऑफिसर हैं और वे पहले ग्रामीण विकास मंत्रालय में सचिव थे। 121 आइए 121 बोल रहा है कि नालंदा की साध्वी पदावती अनशन पर क्यों बैठी थी। तो 121 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली दंगे के विरोध में। नेक्स्ट आइए 122 नंबर। 122 बोल रहा है कि राजनीतिक के अपराधीकरण से कौन सी समिति संबंधित है। तो 122 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बोहरा समिति, और ये एन बोहरा समिति ने वर्ष 1993 में रिपोर्ट दी थी, जो संसद में हाल ही में पेश हुआ है। नेक्स्ट आइए 123 नंबर। 123 बोल रहा है कि किस शहर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सर्टिफिकेट दिया गया है। तो 123 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयपुर को। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सर्टिफिकेट जयपुर शहर को दिया गया, और जयपुर शहर की स्थापना 1727 ईस्वी में कछवाहा राजपूत शासक आम्बेर के सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने स्थापित किया। सवाई जयसिंह द्वितीय ने मथुरा, उज्जैन, जयपुर और दिल्ली में आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशालाओं का निर्माण कराया था। नेक्स्ट आइए 124 नंबर। 124 बोल रहा है कि बिहार में विश्व की सबसे लंबी मानव श्रृंखला किस तिथि को बनी। तो 124 को सही हो जाएगा ऑप्शन बी 19 जनवरी 2020, ठीक है। और इसमें 5.16 करोड़ लोग शामिल हुए थे
और इस अभियान के द्वारा लोगों को जल संरक्षण, नशा मुक्ति, बाल विवाह तथा दहेज प्रथा के विरुद्ध लोगों को जागरूक करना था और यह विश्व की सबसे लंबी मानव श्रृंखला बनी थी। नेक्स्ट आइए 125 में, ठीक है। 125 बोल रहा है कि वर्ष 2022 में बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में निशानेबाजी और तीरंदाजी की मेजबानी भारत के किस शहर को सौंपी गई? तो 125 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़ को। तो 2022 में बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से निशानेबाजी और तीरंदाजी को बाहर कर दिया गया, किंतु भारत के प्रयास से इन दोनों खेलों को मेजबानी भारतीय शहर चंडीगढ़ को सौंपी गई है। नेक्स्ट आइए 126 बोल रहा है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत का सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाला शहर कौन सा था? तो 126 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, गाजियाबाद। और दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। और अगर सबसे सर्वाधिक प्रदूषित देश बोलेगा तो सर्वाधिक प्रदूषित देश बांग्लादेश हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 127 में। 127 बोल रहा है वर्तमान में बिहार राज्य में मातृ मृत्यु दर प्रति लाख कितनी है? तो 127 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 165। और शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 35 हो गई है। 128 नंबर आइए, हाल ही में किस जिला में खुदाई से 3200 वर्ष पुराना अवशेष मिला है? तो 128 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नालंदा जिला के चंडी प्रखंड में, ठीक है। और ये 3200 साल पुराना शहर का अवशेष मिला है। नेक्स्ट आइए 129 में, वॉव बेटन विश्व का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति किस देश के निवासी हैं? तो 129 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन का। और इनका उम्र हो रहा है 112 वर्ष। 130 आइए 130 बोल रहा है किस देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करना निःशुल्क कर दिया गया है? तो 130 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लग्जमबर्ग। विश्व का पहला देश है जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करना बिल्कुल मुफ्त कर दिया है। सरकार ने यह निर्णय ट्रैफिक जाम कम करने के उद्देश्य से किया है। नेक्स्ट आइए 131 बोल रहा है कि अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौता किस शहर में आयोजित हुआ? तो 131 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोहा में। कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौता हुआ। नेक्स्ट आइए 132 बोल रहा है कि बिहार के किस शिक्षक को नेशनल टीचर इनोवेशन अवार्ड मिला? तो 132 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विमल प्रकाश को। और ये गोपालगंज जिले के मीरगंज स्थित साहू जैन हाई स्कूल के में कार्यरत शिक्षक थे, ठीक है। नेक्स्ट आइए 133 में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार की किस महिला को नारी शक्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो 133 का हो जाएगा ऑप्शन ई। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार के मुंगेर की बीना देवी, जो कि मशरूम की उत्पादन करने वाली महिला के रूप में प्रसिद्ध है, और भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला फाइटर दरभंगा की भावना कंठ को, ठीक है, बीना देवी और भावना कंठ को एक से अधिक हो जाएगा। यहीं पे आपको यहाँ पे नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट आइए 134 में। 134 बोल रहा है कि किस राज्य में पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र खोला गया है? तो 134 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। और बिहार में कहाँ पे? तो भागलपुर के सुंदरवन में ये खोला गया है। नेक्स्ट आइए 135 में। 135 बोल रहा है कि राज्यसभा में बिहार के लिए कितना स्थान आरक्षित है? तो 135 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 16 सीट, ठीक है। नेक्स्ट आइए 136 बोल रहा है कि किस जिला के पंचायत को नेशनल चाइल्ड फ्रेंडली अवार्ड 2020 के लिए नामित किया गया है? तो 136 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औरंगाबाद। नेक्स्ट आइए 137 नंबर। 137 बोल रहा है कि पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने किस जिला के पंचायत के मुखिया से सीधे बात की? तो 137 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जहानाबाद। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जहानाबाद जिले के
मखदुमपुर प्रखंड की आदर्श पंचायत धरनई के मुखिया अजय सिंह यादव से भी जानकारी ली। नेक्स्ट आइए 138 नंबर। 138 बोल रहा है कि हाल ही में खुदाई से बिहार के किस जिला में बौद्ध भिक्षुओं के संग्रह मिले हैं। तो 138 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखीसराय। नेक्स्ट आइए 139 नंबर। 139 बोल रहा है कि विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो 139 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोनोरू हम्पी। और नेक्स्ट आइए, और जबकि पुरुष वर्ग का खिताब नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने जीता था। नेक्स्ट आइए 140 नंबर में। 140 बोल रहा है कि नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो 140 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। 141 आइए। 141 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला आरंभ किया। तो 141 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेडागास्कर। जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर के द्वीपीय देश मेडागास्कर में ऑपरेशन वनीला आरंभ किया। मेडागास्कर में आए तूफान डायने से हुई क्षति के बाद ऑपरेशन वनीला शुरू किया गया। सहायता सामग्री भारतीय जहाज एरावत से भेजा गया था। नेक्स्ट आइए 142 नंबर में। बोला भारत 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है। तो ये 142 का हो जाएगा बी, वर्ष 2024 तक। नेक्स्ट आइए 143 नंबर में। 143 बोला कि ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है। तो 143 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झरिया, जो कि धनबाद के पास है, झारखंड राज्य में स्थित है। 144 आइए। 144 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीनकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया था। तो 144 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइटर्स बिल्डिंग। ठीक है, और कोलकाता की 4 नवीनकृत विरासत भवनों में शामिल है प्रतिष्ठित ओल्ड करेंसी बिल्डिंग, बेलवेडियर हाउस, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और मेडकॉफ हाउस आदि शामिल हैं ये चारों। और राइटर्स बिल्डिंग जो जहाँ पे ममता बनर्जी सचिवालय का बिल्डिंग है उसको राइटर्स बिल्डिंग यहाँ पे कहा जाता है। नेक्स्ट आइए 145। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्न में से कौन सा देश विश्व में खसरे का सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित था। तो 145 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। 146 में आइए। अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला है। तो 146 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइजर। नेक्स्ट आइए 147 नंबर। 147 बोला कि जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 147 का होगा ऑप्शन सी, बिकमिंग। ठीक है, और अमेरिका के पूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामा को उनकी ऑडियो बुक बिकमिंग के लिए ग्रैमी पुरस्कार से जनवरी 2020 में नवाजा गया। नेक्स्ट आइए 148 नंबर। 148 बोल रहा है कि भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था। तो 148 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 1986। और वर्ष 1972 ईस्वी में स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से इस अधिनियम को पारित किया गया था। नेक्स्ट आइए 149 नंबर। 149 बोल रहा है कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है। तो 149 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीडीपी का 3.5%। और इस टेस्ट का ये 66 बीपीएससी सदाबहार टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन 150 है टेस्ट नंबर 1 का। ये है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है।
तो 150 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैग्नीज। पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व होता है आयरन, मैग्नीशियम और कॉपर, जबकि मैग्नीज नहीं होता है। तो इस तरह से करके दोस्तों ये हमारा 66वीं बीपीएससी पीटी सदाबहार टेस्ट नंबर 1 इस तरह से कंप्लीट हो गया। और अगर आप लोग का 50 से लेकर 100 के बीच में अगर कमेंट्स रहता है, इस बार मैं 100 कमेंट्स बोल रहा हूं क्योंकि अब जो वीडियो है टेस्ट सीरीज है उसका व्यूज़ देख रहे हैं कि कम आना शुरू हो गया है। तो अगर आप लोग 100 लोग कमेंट करते हैं कि ये सदाबहार टेस्ट जो है इसे कंटिन्यू रखें, तो आप जो आगे जो भी वीडियो आने वाला है, एक जो है दृष्टि का मैं करवाने वाला हूं और एक जो एडिटेरिया का जो भी गलत क्वेश्चन बुक में दिया गया है उस पर 1-2 वीडियो बनाऊंगा। और सदाबहार टेस्ट के लिए अगर आप लोग को कंटिन्यू चाहिए कि सर ये सदाबहार टेस्ट को कंटिन्यू रखिए, तो अगर 100 लोग कमेंट करते हैं कम से कम, तो 100 लोग कमेंट करने के बाद ही अब मैं ये सदाबहार टेस्ट नंबर 2 लाऊंगा, ठीक है, दूसरा लाऊंगा। जब भी 100 कमेंट हो जाएगा तो मैं टेस्ट नंबर 2 डाल देंगे। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए, ये टेस्ट सीरीज पसंद आया, तो कमेंट कर दीजिए कि सर इसे टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है, सदाबहार टेस्ट को सर कंटिन्यू कीजिए, तो मैं इसे कंटिन्यू कर दूंगा पूरा एग्ज़ाम तक, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।